हेलो स्टूडेंट, जो लोग अभी बीकॉम सेमेस्टर 5 में हैं, दो हमारे बीवी यूनिवर्सिटी में दो सिस्टम चल रहा है अभी। जो सीबीसीएस वाले हैं, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्स में जो हैं इनरोल किए हुए हैं, और सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अगर वो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उनको पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं, ये कॉमर्स के लिए हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और कॉमर्स के लिए जो बच्चे हैं उसमें दो ग्रुप बटा हुआ है। पहला ग्रुप कहलाता है अकाउंट्स ग्रुप, जिसको फाइनेंस ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप कहलाता है मार्केटिंग का ग्रुप। तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो फाइनेंस ग्रुप में शामिल है, जिनको अकाउंट्स ऑनर्स बोला जाता है। इसको ऑनर्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको जनरल कोर्स बोला जाता है, जनरल कोर्स। तो जो लोग जनरल कोर्स में इनरोल हुए होंगे वो उनका मार्केटिंग होगा, और जो लोग अकाउंट्स के कोर्स मतलब ऑनर्स पेपर में इनरोल हुए होंगे उनका फाइनेंस होगा। नहीं, यहाँ पे उनका कॉमर्स में ऑनर्स पेपर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, और इसका ऑनर्स पेपर मार्केटिंग था। इसमें वो लोग गए थे जिनका अकाउंट्स में, ठीक है, जिनका अकाउंट्स में 45 नंबर से कम था, यानी एक स्टैंडर्ड मार्क्स से कम था। और इसमें वो लोग आए जिनका 45 से ज़्यादा था। तो ये जो लोग का होगा पता उनको होगा कि उनका ऑनर्स पेपर है फाइनेंस या ऑनर्स पेपर है मार्केटिंग। तो जो मार्केटिंग वाले हैं उनका सिलेबस अलग, और जो फाइनेंस वाले हैं उनका सिलेबस अलग। तो सबसे पहला पेपर CMA 2। CMA 2 का मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सेकेंड। फर्स्ट वाला आप सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे थे। इसका भी पहला पेपर आएगा CMA 2। इसका मतलब है कि पहला पेपर दोनों को पढ़ना होगा, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, एक साथ ही क्लास चलेगा। अब इसके बाद इसका दूसरा पेपर चेंज हो जाएगा, यानी सिर्फ पहले एक पेपर है जो दोनों में कॉमन है, बाकी पेपर क्या होंगे, चेंज। तो दूसरा पेपर जो इसमें आता है उसका नाम है बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च। और इसका जो दूसरा पेपर आता है इसका भी बिजनेस रिसर्च, यानी दूसरा पेपर भी सेम है। तीसरा पेपर इसमें जो आएगा वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा पेपर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और इसका जो थर्ड पेपर है वो कंज्यूमर अफेयर्स है। कंज्यूमर अफेयर्स है। और फोर्थ पेपर जो इसमें है अकाउंट्स ऑनर्स में, वो है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसमें एक चॉइस पेपर भी दिया है और करके, कोई कोई कॉलेज दूसरा पेपर दे देता है, बिजनेस टैक्स प्रोसीजर। वैसे मेरे ख्याल से कोई कॉलेज इसको देता नहीं है। प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट, ये अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं दिया है। तो हम लोग ऊपर वाला ही ज़्यादातर अभी तक पढ़ा है, क्योंकि अभी तक इसको कभी पढ़ाया नहीं। और इसका जो फोर्थ पेपर है ये है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और इसके साथ इसका दूसरा नाम है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये हालांकि नहीं मिलता है, ऊपर वाला ही सबको मिलता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कहीं कोई दिक्कत है? ये पेपर पढ़ना है। और सारा पेपर जो है 100 मार्क्स का है। सारा पेपर कितने नंबर का है? 100 पे मार्क्स का। इसका मतलब सारा का सारा 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स इंटू 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ना है। तो कितना मार्क्स है टोटल? 400 नंबर का एग्ज़ाम लिखना है आपको, कहीं किसी में कटौती नहीं। ये जो 100 मार्क्स है उसमें फिर वही सिस्टम है, 80-20, 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। लेकिन ये जो एक पेपर है ना बिजनेस रिसर्च, इसका जो मार्क्स है वो 50-50 है, 50-50। इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, 50-50। 50 में 40 आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। जो 50 है उसमें 10 नंबर आपका इंटरनल एग्ज़ाम है, और 40 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम है। थोड़ा सा अच्छे से समझना है, इसको हम समझाएंगे अलग से भी। ये बिजनेस रिसर्च का पूरा सिस्टम इस बार अलग है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि यूनिवर्सिटी चेंज कर देता है कि नहीं 100 नंबर की परीक्षा होगी। लेकिन इसमें यह है कि 50 नंबर की परीक्षा देनी है आपको,
और 50 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट वर्क इस बार हटा दिया था, तो अगर आप लोगों को हटा देगा तो 100 नंबर का आप लोगों को भी पढ़ना होगा, बिजनेस रिसर्च जैसे सारा पेपर पढ़ना है। तो दो पेपर तो आपका सेम है, CMA 2 और CMA 2 और बिजनेस रिसर्च ये दोनों पेपर अलग है, और ये दोनों पेपर तो जनरली ये पेपर नहीं के बराबर किसी जगह पे मिलता है। आपको यही 4 पढ़ना है, स्टार्टिंग का जो 4 पेपर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, चूंकि ऑनर्स पेपर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑनर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर पढ़ना क्या है, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर हम लोगों को देखना है। तो एक एक कंटेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको आराम से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CMA 2 की। CMA 2, CMA का फुल फॉर्म तो जान ही रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पहला न्यूमेरिकल पेपर है। कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा इसका बताइए। तो एग्ज़ाम के लिए इसका क्या है कंडीशन, तो 80+20 यही ना होगा, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का क्या होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके देना है, और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल एग्ज़ाम होगा। तो 20 नंबर का इंटरनल और 80 नंबर का एक्सटर्नल होगा। कहीं कोई दिक्कत है। दूसरा, अच्छा इसका राइटर कौन सा होगा, हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं SBPD का। इसका भी आप खरीद सकते हैं, साहित्य भवन भी पढ़ाते हैं, लेकिन SBPD अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसी का बनाएंगे हम लोग। पहला ये हो गया। दूसरा हम लोग जो पढ़ाएंगे वो है बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है, अभी तक कॉलेज कंफर्म नहीं किया, पिछले बार चेंज कर दिया था। तो बिजनेस रिसर्च के साथ क्या है कि अभी 100 नंबर का है, ठीक है। इसका 50-50 का सिलेबस था, लेकिन पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 80 मार्क्स का ये आ गया और 20 नंबर का, मतलब ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और ये क्या होगा, इंटरनल एग्ज़ाम। नहीं तो पहले प्रोजेक्ट वर्क देता था, 50 नंबर का प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप रिसर्च कीजिए और प्रोजेक्ट निकालिए। ये थोड़ा टफ हो जाता था, बच्चा लोग परेशान हो गया प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई पैरवी नहीं चलता, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोविड में प्रोजेक्ट काम किया, क्योंकि कोरोना के ऊपर प्रोजेक्ट था। अब जब उसको हैवी प्रोजेक्ट मिलता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये बहुत टफ पेपर होगा। अगर आप देखें अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, तो भविष्य में अगर आप पढ़ेंगे तो ये पेपर थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। हालांकि ये पेपर भी आसान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसमें पढ़ा हुआ चीज़ है तो थोड़ा इजी लगेगा। बट ये पेपर एकदम बिल्कुल नया है, रिसर्च पेपर। एक और पेपर बिल्कुल नया है जिसका नाम है FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एकदम न्यू पेपर है। इसका भी 80 और 20 का कंडीशन है, 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम और 20 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम। कहीं कोई दिक्कत है, ये भी पेपर टफ पेपर में से आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक जो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप देख रहे हैं, FI इसको हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कोई बच्चा पूछता है कि सर ये जब थ्योरी पेपर है कि न्यूमेरिकल पेपर है, तो इसको ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, ये थ्योरी नहीं है और न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल है। यानी ये भी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे सब में न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेगा। जैसे आप लोग का कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग था ना, कि थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल डाल दे रहा है, वैसे इसमें न्यूमेरिकल डालेगा। इसमें भी न्यूमेरिकल आता है, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है, इसमें न्यूमेरिकल कम आता है क्योंकि टैक्स ये रिसर्च है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स आता है पूरा। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आपको हटा दिया, नहीं पढ़ना है। 50 नंबर का एग्जाम था तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन हटा दिया था। तो स्टैट्स छोड़ के खाली रिसर्च इसमें पढ़ना, नहीं तो फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है, कोरिलेशन रिग्रेशन, क्योंकि रिसर्च में जितना भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है सब आपको पढ़ना होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हटा दिया, केवल रिसर्च के पोर्शन के ऊपर आपको पढ़ना है। तो इसमें भी बहुत सारा फार्मूला है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यही 4 पेपर है वैसे बच्चों के लिए जिनका ऑनर्स पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यही है आपका। और आप लोगों को बुक कौन सा खरीदना है, तो ज़्यादातर लोग इसी का बुक सिर्फ खरीदता है, CMA 2 का। बाकी बुक आप खरीद सकते हैं, अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि हमको इस फील्ड में जाना है तो आप बुक खरीद सकते हैं, फ़ायदे का चीज़ है। और अगर लगता है कि नहीं अपने को सिर्फ पास होने से मतलब है, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर के लिए सारा पेपर जो है ना बहुत काम का होने वाला है। सारा पेपर बहुत काम का होने वाला है, आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे। इसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, शेयर डिबेंचर ये सब पढ़ना। लेकिन उसके साथ और भी चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमको क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोगों से पूछते हैं, बताइए इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोगों को क्या क्या बात ध्यान देना चाहिए। जब हमारे पास पैसा होता है और हम उस पैसे को कहीं लगाते हैं तो क्या क्या बात ध्यान देने के, बोलते जाइए, हम लिखते जाएं। सबसे पहला बोलेगा लोग रिटर्न, प्रॉफिट, कि हम पैसा लगाएंगे तो हमको कितना मिलेगा। सब लोग तो सबसे पहले ये देखता है। और क्या देखना चाहिए, क्या, टाइम देखना चाहिए। हाँ जी, समय देखना चाहिए, चलिए ठीक है। और टाइम मीन्स क्या, चलिए इसको लिक्विडिटी बोल देते हैं।
हम अपने से ठीक कर देते हैं, इसको लिक्विडिटी बोल देते हैं। लिक्विडिटी का मतलब हम इस बात की गारंटी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय कि हमको क्या जब पैसे की ज़रूरत होगा तब मिलेगा क्या, इस बात को ध्यान रखना होगा ना। क्योंकि अगर सब आदमी खाली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देगा और शॉर्ट टर्म में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगा, तो ये हाल हो गया कि पैसा अपने पास है, एफडी किया हुआ है, लेकिन भूखे मर रहा है। तो आपको ऐसा प्लान करके जाना होगा कि हमको जब लिक्विडिटी चाहिए, जब उसको हम कैश में कन्वर्सन करना चाहते हैं, तब कैश में कन्वर्ट होगा क्या। और क्या फैक्टर देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, हाँ या नहीं, और क्या फैक्टर चेक करना चाहिए, बस इतना ही थी। और क्या देखना चाहिए बताइए। वैसे में तो शेयर में अच्छा रिटर्न आता है, इक्विटी शेयर में अच्छा रिटर्न आता है, रिस्क भी है, ठीक है। या छोड़िए, ज़मीन, ज़मीन सबसे बढ़िया चीज़ है। ज़मीन में देखिए, ज़मीन सबसे ज़्यादा फायदे वाला चीज़ है कि नहीं, ज़मीन सबसे ज़्यादा फायदा देता है, रिटर्न अच्छा है ना, रिस्क भी ज़मीन में कम है। रिस्क क्या होगा, ज़मीन मेरे नाम पर आ गया तो फिर रिस्क नहीं। लेकिन क्यों नहीं ज़मीन में सारे लोग पैसा लगाते हैं, आपके पेरेंट्स जितना कमाते हैं उससे ज़मीनें काहे नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें दूसरा और तीसरा दूसरा वाला नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। ज़मीन में हम जब चाहें कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए लोग ज़मीन में पैसा नहीं लगाते। आप सोचिए कि ज़मीन को हम तुरंत बेच दें, तुरंत नहीं बिक सकता, टाइम लगता है उसमें बिकने में। तो लोग ये सोचता है कि भाई अगर हम ज़मीन में पैसा लगा देते हैं, बिल्डिंग में पैसा लगा देते हैं, तो तुरंत बिकेगा नहीं, टाइम लगेगा। यानी इसका मतलब वहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी नहीं है। इसके कारण लोग ज़मीन में पैसा नहीं लगाते। और बताइए, और क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है जिसको ध्यान में रखना चाहिए जब कोई व्यक्ति पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा शॉर्ट नीड, शॉर्ट टर्म नीड क्या है इसका, शॉर्ट टर्म नीड क्या है, मतलब कम समय का ज़रूरत क्या है इसको, और लॉन्ग टर्म नीड क्या है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा ना कि आपको पैसा कितने दिन के बाद चाहिए। तो बोला कि सर हमको पैसा भी 20 साल तक नहीं चाहिए, तो लगा दो लॉन्ग टर्म में। और अगर आपको लगता है कि सर हमको पैसा जो है वो कम समय में चाहिए, 2 साल में चाहिए, फिर 5 साल में चाहिए, फिर 10 साल में, इस तरह से। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा अभी 10th में लिख रहा है, 10th का एग्जाम, तो बोला सर 10th के बाद हम उसको कोटा भेजना है तो 2 लाख रुपये चाहिए हमको। अभी बच्चा जन्म लिया है, अब प्लान कर रहा है कि हमारा बच्चा जब 10th लिखेगा तो उसको कोटा भेजने के लिए 2 लाख रुपये चाहिए। तो ऐसा प्लान करो कि हमको 10 साल के मतलब 10th उसका लिखते समय हमको 2 लाख रुपये मिल जाए। फिर उसके बाद 2 लाख रुपये और चाहिए जब वो 12th में जाएगा, तो 10th के बाद 2 साल, फिर 12th पास करेगा, 2 लाख रुपया। तो यहाँ 2 लाख हमको 2 साल मिलना चाहिए, फिर 2 साल बाद तुरंत 2 लाख मिलना चाहिए। ऐसा प्लान करो। और जो इन्वेस्टमेंट प्लानर होता है इसी तरह से प्लान करता है कि हम अभी बच्चा जन्म लिया है तभी से प्लान कर रहा है कि हमको कब कब पैसा कितना कितना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह का प्लानिंग करता है उसका कभी पैसे का शॉर्टेज नहीं आता है, कम कमा के भी वो ज़्यादा कम कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देखना होगा कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट करें उसका पैटर्न क्या है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। 2-3 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार में बोलता है कि एक ही बार में सारा पैसा लगा दो, एक बोलता है धीरे धीरे करके पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके लगाओ, एक बार में रिटर्न देंगे। तो सारा चीज़ को ध्यान में रखना होता है रिटर्न करते समय। तो यही हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है, कि एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या बात को ध्यान रखना होता है, और इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं मार्केट में। जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कौन कौन से उसके इंडिकेटर्स है जिसको हम चेक करके देखेंगे कि इंडिकेटर सही आ रहा है कि नहीं। अगर इंडिकेटर सही होता है तभी हम लोग काम करते हैं, इंडिकेटर अगर गलत होगा तो काम नहीं करेंगे। इंडिकेटर समझते हैं ना, जो आपको बताता है कि किधर जा रहा है। मोबाइल गाड़ी में होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर क्यों जलाता है लोग, अगर कोई इंडिकेटर जला के लेफ्ट साइड में मुड़ गया तो पीछे वाली गाड़ी वाला ये समझ जाता है कि ये किधर जाने वाला है। इंडिकेटर आपको बताता है कि किधर जा रहा है। तो उसी तरह से हम पैटर्न को पहचानते हैं कि ये जो शेयर है अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो किस तरह से इंडिकेट करेगा कहाँ ये जाएगा, इस तरह से अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो कहाँ ये जाएगा। और उसको चेक करने के लिए हमको इसके इंडिकेटर्स को जाना पड़ता है, कौन कौन इंडिकेटर्स है, कहाँ पे इसको बाई करना है, कहाँ पे इसको सेल करना है। मतलब शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल भी जाएगा। हम लोग चले मेन पेपर में। सबसे पहला पेपर कौन सा है, CMA, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लिखा जा सकता है ना, थोड़ा सा छोड़ देते हैं वैसे कुछ लिखने को है नहीं इसमें। अच्छा, क्या, अच्छा कोर पेपर इसमें कौन कौन सा रहेगा, ये बड़ा जानने का इंटरेस्ट रहता है सब लोगों को। ऑनर्स कौन कौन है, एक ही ऑनर्स पेपर है, कोर पेपर ही सिर्फ ये है। बाकी ये 3 पेपर जो है ना कोर पेपर नहीं है, लेकिन 100 नंबर का ये भी है, तो इसको कोर ही पेपर आप मान के चलोगे। इलेक्टिव पेपर है ये जो पेपर है इलेक्टिव पेपर है। कौन कौन सा, बिजनेस रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये 100 नंबर का है, तो कोर हो या ना हो इसका भी मार्क्स काउंट होगा। बात समझ में आ रहा है। कोर पेपर सिंगल है कौन, CMA, बाकी कोर पेपर इसमें नहीं दिया। हालांकि ये गलत था, कोर पेपर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन शुरुआत में चूंकि आप लोगों को पेपर ज़्यादा दिया था इसलिए यहाँ पे कोर पेपर में इसको एक ही पेपर दिया है। कहीं कोई दिक्कत है,
अब चलते हैं हम लोग सीएमए के बारे में। सीएमए 2 में क्या क्या पढ़ना है? तो सीएमए में 2 में हम लोगों को पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पढ़े हैं आप लोग कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग? आप लोग गौर कीजिए, आज हम अकाउंटिंग का पूरा डिटेल देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रबंधकीय लेखांकन, आपको पढ़ना है। ये पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको अकाउंटिंग से शुरू होते हैं। अकाउंटिंग के 3 ब्रांच थे, वैसे तो बहुत सारे ब्रांच हैं, लेखांकन के 3 ब्रांच है। बहुत सारे हैं लेकिन 3 मेजर ब्रांच है इसके। पहला ब्रांच था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहाँ पढ़े आप? बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 11 से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही तो पढ़ रहे हैं। वित्तीय लेखांकन ये पढ़े आप। इसका एक लिमिटेशन है, हर जगह पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज नहीं होता। आप सोचेंगे हर जगह पे खाली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बने, तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो तरीका था कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी पढ़ के आए हैं। इसका मतलब है कि अभी से पहले सेमेस्टर 5 से पहले जो पढ़ रहे थे सब क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम बताएंगे क्या इसके अंदर पढ़े थे, तब आप याद कीजिएगा हाँ ये चीज़ हम पढ़े हैं और ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। कहीं कोई दिक्कत है तो एक जॉब यहाँ का ऑप्शन बनता है, एक बनता है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। एक यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं। प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए ध्यान दीजिए। अब अगर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बने, तो इसके लिए हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सीएमए उसके पास है, और अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहता है तो एमबीए उसके पास है। ये तीनों बड़े बड़े कोर्सेज हैं जिसका बेसिक चीज़ तो आपको बताया गया है। ठीक है। अब आप बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बस स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? तो स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से। जब आप बुक कीपिंग पढ़े थे, जिसको जर्नल बोलते हैं। और एंड कब होता है? एंड होता है फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। बस इसका काम ही, नाम ही फाइनल अकाउंट, इसके बाद कोई खाता नहीं बनता है। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग जर्नल से लेके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने तक का सारा काम किसके अंदर आता था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। और जैसे आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिए, बैलेंस शीट दोनों साइड मिल गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम खत्म। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई काम नहीं। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे लास्ट में कौन सा खाता बनता है? फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल अकाउंट। लास्ट प्रोडक्ट यही है, फाइनल अकाउंट। और स्टार्ट कहाँ से होता है? बुक कीपिंग से। अब फाइनल अकाउंट बना के फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना काम खत्म कर दिया कि मेरा काम खत्म। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होगा? ये तो बोल दिया कि मेरा काम खत्म। इसके बाद जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना लीजिएगा, तब शुरू होगा कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद से शुरू कौन सा होता है? तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? हाँ, फाइनल अकाउंट शॉर्ट में बोल देते हैं। मतलब जो उधर से निकल के आएगा उसी को लेके आगे बढ़ेगा ही। इसका कच्चा वही होगा, रॉ जो इसको मिलेगा ना, फाइनल अकाउंट से डेटा उठाएगा। ये डेटा कहाँ से उठा रहा है? बुक कीपिंग से। यानी पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना किस पर डिपेंड किया? बुक कीपिंग पर, मतलब जर्नल पर। जर्नल से डेटा उठा के सारा बनाया, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बनाया, सब बनाया। उसी तरह से ये फाइनल अकाउंट से डेटा उठाएगा और पूरा एनालिसिस तक जाएगा। एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा इसके डेटा को, और विश्लेषण करके अपनी कंपनी को रिपोर्ट सौंपेगा कि ये कंपनी अच्छी है या ख़राब है, कहीं कोई दिक्कत है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल रहा था। सबसे पहले कौन सा यूज होगा बताइए इसमें से? सबसे पहले कौन सा यूज होना चाहिए? ठीक से बताओ, सोचो। सबसे पहले कॉस्ट फाइनेंस। अरे सबसे पहले कॉस्ट, लागत निकालेंगे सामान का, तब बिकेगा ना, तब ना जर्नल होगा। कि बिना सामान बनाए बेच दीजिएगा। सबसे पहले कॉस्ट, देन फाइनेंस, और इसके बाद क्या होगा? तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट तक। अब आपको क्या सिखाना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर
सिर्फ आपको एनालिसिस करना है, जिसको विश्लेषण करना बोलते हैं। अब विश्लेषण करना क्या होता है? डिटेल स्टडी जिसको बोलते हैं। डॉक्टर का जो काम है ना, वही काम है। एक अकाउंटेंट भी डॉक्टर होता है, मालूम है कि नहीं? एक अकाउंटेंट डॉक्टर होता है। जैसे एक डॉक्टर ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करता है, उसके पास कोई मरीज आता है तो क्या करता है जी बताओ? बोला सर डॉक्टर साहब यहाँ दर्द कर रहा है, तो क्या करता है? एनालाइज करता है, देखता है, पहले देख लेता है उसके शरीर को। जब देखता है कि बाहर से हम नहीं पकड़ पा रहे कि इसका पेन कैसे हो रहा है, दर्द कैसे हो रहा है, तो फिर बोल देता है कि एक्सरे करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो। उसको जो जो शक होता है वो करवा लेता है। और टेस्ट कराने के बाद जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो रिपोर्ट देख के बताता है कि जैसा स्थिति इसका है, इसको ये प्रॉब्लम है और ये दवा देता है। वही काम हम लोगों को भी करना है। तो हम लोगों को भी तो भैया जैसे डॉक्टर ऐसा ही डिसीजन दे देता है या रिपोर्ट देखता है? कोई भी डॉक्टर दवा ऐसा ही दे देता है? गांव का छोड़ के भैया, गांव का डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं, वो तो देख के बता देगा कि तुमको यही बीमारी है, ये झोला छाप डॉक्टर से बच के। लेकिन वैसे डॉक्टर जो आप बिना कुछ देखे और सिर्फ दवा दे दे रहे हैं, वैसे डॉक्टर से बचना है, क्योंकि वो लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे, वो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगे नहीं। तो ऐसा अकाउंटेंट जो बाहर से देख के बता देगा कि तुम्हारा क्या बीमारी, तुम्हारी कंपनी का क्या प्रॉब्लम है, वो सही अकाउंटेंट नहीं है। सही अकाउंटेंट वो है जो क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जैसे एग्जांपल, एक बिजनेस आपके पास आया, आप ऑफिस खोल के बैठे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बड़ा सा बोर्ड लगा रखे हैं कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सपोर्ट देते हैं। विवेक बिंद्रा का नाम सुने? बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम सुने है ना? वो यही करता है, बोलता है हम आपको बिजनेस सपोर्ट देंगे। तो बिजनेस सपोर्ट का मतलब है कि एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए हरी का नाम है, हरी एंड कंपनी का एक बिजनेसमैन है, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, 5 साल से बिजनेस चला रहा है। मेरे ऑफिस में पहुंचा और दर्द बताया कि सर 5 साल से चला रहे हैं, ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। मतलब जो सेल मेरा पहले था अभी सेल वही है। कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए का सेल आ रहा है, हर महीना हम 5 लाख का सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट 5 लाख का प्रॉफिट। ये 5 लाख हम प्रॉफिट अपना बचा ले, हर महीना 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। 1 साल से धंधा कर रहे हैं तो 5 लाख से कमाना ज़्यादा ना चाहिए जी? 5 लाख से मेरा इनकम 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब ना हम अंबानी को फेल कर पाएंगे। अब 5 लाख जो कमा रहे हैं सो 5 लाख कमा रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम है कि 3 साल से 5 लाख से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब क्या करें बताइए? 3 साल से बहुत प्रयास कर रहा है, कस्टमर से पूछता पूछता है, फीडबैक लेता है, सब कस्टमर खुश है इसके प्रोडक्ट से। एम्प्लॉय से पूछता है कि तुम लोग तो नाराज नहीं हो रहे, किसका श्राप लग रहा है पता नहीं, लेकिन कमा नहीं पा रहे एक्स्ट्रा। पूरा एक्टिविटी कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, सब काम कर रहा है, 5 लाख से इसका इनकम नहीं हो रहा है ज़्यादा। क्या करेगा? क्या करना चाहिए? एक बच्चा छोटा घर में जन्म लिया, खूब खिला रहे हैं, बढ़वे नहीं करता है, तो क्या करता है जी? प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर पास लेके जाता है। खूब खिला रहे, पतला दुबला है, तो लोग क्या लेके करता है कि अभी नहीं होगा, पहले अपने प्रयास कर लेता है, नहीं होगा वो पतला दुबला, उसको खूब खिला रहा है, खाओ खाओ, तभी शरीर ने बोलता है कि खाने इसको खा गया है, शरीर ही नहीं लगता है, तो कहाँ लेके जाएगा फाइनली? पहले अपने तरफ से खूब प्रयास करेगा कि हम ही अपने डॉक्टर बन के इसको ठीक कर ले, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो वो कहाँ लेके जाएगा? डॉक्टर के पास। है या नहीं? उसी तरह से बिजनेसमैन को भी जब प्रॉब्लम होता है तो कहाँ लेके जाएगा? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है? बैठा हुआ वहाँ पे। और एमबीए किया हुआ बंदा, सीए तो खैर रिपोर्ट तैयार करेगा, और एमबीए किया हुआ बंदा उसका रियल डॉक्टर है। अब वो क्या करेगा बताइए? डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या मांगता है? सबसे पहले डॉक्टर आपको मांगेगा रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो रिपोर्ट लेके जाएगा ना, तो अच्छा रहेगा पहले से रिपोर्ट। लेकिन हम लोग को नहीं ना पता रहता क्या रिपोर्ट चाहिए, तो हम लोग डॉक्टर के पास सीधा चल जाता है, सर देखिए ना। फिर डॉक्टर तुरंत देखिएगा, 5 मिनट में भेज देते हैं कि जाइए ये सब चेक करा करिए, फिर रिपोर्ट जमा करें तब फाइनल बताएंगे। तो इसका मतलब है रिपोर्ट नहीं पता हमको क्या लेना, ब्लड टेस्ट कराना, क्या करना। उसी तरह से जो कोई बिजनेस का मालिक होता है उसको भी नहीं पता होता कि क्या लेना रिपोर्ट में, तो वो भी रिपोर्ट मांगता है। तो सीए के पास गया, सीए बोला देखो हमको ये सब चीज़ चाहिए, पहला चाहिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, आप अपना दे दो, ये चाहिए, अब तुम नहीं है तो बना के लाओ। अगर किसी को कोई बोला कि नहीं सर हम गांव में ब्लड टेस्ट कराए थे, बोला कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, मत कराओ ब्लड टेस्ट। लेकिन कोई बोलता है कि सर नहीं कराए थे हम ब्लड टेस्ट, अभी तक करेबे नहीं किए, बोले जाओ पहले करा पाओ तुम। उसी तरह कोई बोल दिया कि सर मेरे पास ट्रेडिंग बना हुआ है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन कोई बोलता है सर ट्रेडिंग नहीं बनाया, बोला बनवाओ जाके किसी से। दूसरा कौन सा खाता चाहिए? पीएल अकाउंट चाहिए, चाहिए, इसके बिना बात ही नहीं करेंगे हम। तीसरा कौन सा चाहिए? बैलेंस शीट चाहिए ही चाहिए, ये हमको दो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं क्या क्या मांगता है? ब्लड टेस्ट करा ही देता है, एक्सरे करा ही देता है। तो उसी तरह ये 3 चीज़ है जो कंपलसरी है, एक ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कंपलसरी है। अब क्या करेगा डॉक्टर बताइए? क्या करता है? रिपोर्ट लेके चले गए, क्या करता है डॉक्टर? रिपोर्ट को देखता होता नहीं, एकदम छोड़ देता है और दवा लिख देता है? नहीं,
पहले रिपोर्ट को एनालिसिस करता है, डिटेल चेक करता है। एक्सरे है तो एकदम 3 बार 4 बार लाइट वो लगा के रखा है, लाइट में देखता है, उसको शक शक हो रहा है तो उसको फिर से जूम करके देखता है। अगर कोई और डाउट हुआ तो फ़ोन करके पूछता है जहाँ से आप एक्सरे कराएं वहाँ पे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो तो उसके सिस्टम में। वो सब कुछ देखता है, एनालाइज करता है। एनालाइज क्यों क्यों करता है, डिटेल में क्यों चेक करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक जो अकाउंटेंट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बंदा, वो तीनों चीज़ को पूरा डिटेल में चेक करता है। डिटेल चेक करने के बाद अपने कंक्लूजन पे आता है। जो डॉक्टर आता है, डिटेल जब चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, तो क्या डॉक्टर आता है, कंक्लूजन पे रिपोर्ट देख लिया और उसके बाद चुपचाप नीचे सर करता है और दवा लिखना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो क्या है, वो कंक्लूजन है, वो जान रहा है कि क्या इसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इसका आखिर प्रॉब्लम है क्या और इसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक लिखा है, निष्कर्ष नहीं लिखा है। कंक्लूजन पे पहुंचता है, कहीं कोई दिक्कत है और वो प्रॉब्लम, बस मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि हम डॉक्टर को कोरिलेट करके और आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम समझा रहे हैं कि डॉक्टर को समझिए, क्योंकि डॉक्टर को आप जान रहे हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर वो अपना कंक्लूजन देता है और अपना कंक्लूजन यहाँ लिखता है कि सर मुझे जैसा लग रहा है, जिस तरह से मैंने इस बिज़नेस को जब डिटेल में देखा और डिटेल में स्टडी किया पूरा डेप्थ में जाके, तो मुझे ये लगा कि ये सारी कमियां हैं इस बिज़नेस में। अगर इस बिज़नेस में ये सारी कमियों को दूर कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी उसी तरह करता है। जब डॉक्टर को लगता है कि इस व्यक्ति के शरीर में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम दवा देके इसको ठीक कर लेते हैं तो ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या देता है, 5-7 दिन 10 दिन का दवा देता है और फिर बोलता है कि अगर 10 दिन बाद फिर हमारे पास आइएगा। उसी तरह से ये बोलता है कि आप ये सब काम का एक बार करके देखो अपने बिजनेस में। काम दे दिया 4 कि ये सब करके देखो और फिर हमको एक अगले साल, क्योंकि 1 साल बाद ही है, तो अगले साल फिर हमसे मिल लेना, देखते हैं कि असर किया कि नहीं किया। तो डॉक्टर भी देखिएगा मिलाता है कि नहीं, कि बस 1 सप्ताह बाद मिल लेना है, तो जाते हैं आप दोबारा मिलने के लिए, तो फिर डॉक्टर एक्सरे करवाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो अच्छा डॉक्टर फिर बोलेगा एक्सरे करो। हम लोग घुसाते रहते हैं, खाली लूटता है। जब जाओ तब एक्सरे कर देता है। क्यों करता है बताइए, वो देखना चाहता है कि प्रीवियस जो रिपोर्ट था इसका, उससे अब आज वाले रिपोर्ट में जब जब हम दवा दे रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है। देखिएगा, दोबारा एक्सरे बोलता है, दोबारा एक्सरे करके लाइए। तो भैया हमारा ये रिपोर्ट है, इसमें हम अभी नया रिपोर्ट फिर लाया, तो दोनों को सामने रखेगा और चेक करके देखेगा क्या चेंज हुआ। अगर चेंज पॉजिटिव है तो बोलता है उसी दवा को कंटिन्यू कीजिए, और अगर चेंज नेगेटिव है तो बोलता है दवा चेंज, बोलता है सब दवा हटाओ, नया दवा देंगे। यहाँ हम नया दवा देता है। गौर कीजिएगा आप मेरी बात को। और हम लोग बोलते रहते हैं पगला गया डॉक्टर, वो दवा देखो 3,000 का दवा फेंका दिया और फिर नया दे दो। डॉक्टर भैया आपका इलाज के लिए ऐसा कर रहा है ना, नहीं तो उसको क्या देना है, देना है मत खाइए दवा, वो तो लिखा है तो मत खरीदो, तो तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक होगा। क्योंकि अब वो भगवान तो है नहीं कि जानता है कि इसमें ये चीज़ करेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, वो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, वहाँ टेस्ट किया जाता है कि अगर इसको खाने से ठीक होता है ठीक है, नहीं तो ये वाला दे देंगे। बात समझ में आ रहा है। कोई इस दुनिया में है जो कन्फर्म बता दे कि इसका इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है? कोई नहीं, कोई भगवान नहीं। डॉक्टर बस अनुमान लगा सकता है कि अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे शरीर का, वो अलग होता है। उसी तरह से जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो भी जानता है कि हर बिजनेस का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, इसको हम क्या करें कि ये ठीक हो। तो वो एक ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि ट्रायल करके देखता है कि शायद अगर ये काम करने से सुधर जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुधरेगा तो फिर क्या करेगा, तरीका बदलेगा। बात समझ में आ रहा है। वही डॉक्टर करता है कि अगर इसका चेंज देख रहे पॉजिटिव है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बोलता है सेम दवा कंटिन्यू कर दो, 1 महीना का दवा दे देते कि जाओ हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नेगेटिव दिख रहा है, बढ़ने के बजाय और घटने के बजाय और क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका दवा चेंज कर देता है। उसका दवा चेंज करके बोलता है फिर 10 दिन बाद तुम आओ। बात समझ में आ रहा है। जब तक आपका पॉजिटिव नहीं होगा तब तक दौड़ाते रहेगा वो। नहीं बोलता है कि दवा चल रहा है जी, हर महीने हम जाते हैं चेक कराने, इसका मतलब है हर महीने तुम्हारा क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। जब जब तक तुम पॉजिटिव नहीं होगा तब तक डॉक्टर तुमको दौड़ाते रहेगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना है। यही काम एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए जब कंक्लूजन देना है तो डॉक्टर जैसा पढ़ना भी तो होगा, डिटेल चेक करना होगा हर चीज़ का, और उसके लिए आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना होगा। अगर आप एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने का कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको वही काम करना है जो एक डॉक्टर करता है। अच्छा, एक और समस्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसको डिफेक्ट बोलते हैं, समस्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं। अब बताइए, डॉक्टर बहुत ही क्वालिफाइड है, बहुत ही क्वालिफाइड है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट गलत दे दिया कोई, जहाँ पे हम ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए दिया वो गलत दे दिया। वो गलत नहीं दिया, वो भी बेचारा घर से झगड़ा उगड़ा करके आया था, गुस्सा उस्सा से,
या बहुत है ना परेशान रहता है, किसी से झगड़ा हो गया, हॉट टॉक हो गया, ठीक है, और बाई में क्या किया है कि दो आदमी का ब्लड के लिए लिया और स्टिकर गलत चिपका दिया। जिसका ब्लड लिया सुनील का, तो सुनील का स्टिकर दूसरा में चिपका दिया और दूसरा वाला इसमें चिपका दिया। हुआ क्या कि जिसका स्टिकर, मान लो सुनील कुमार को कोई बीमारी नहीं था और जिसको कैंसर था, दूसरा रमेश कुमार है, रमेश को कैंसर था, उसका स्टिकर सुनील में चिपका दिया और सुनील वाला स्टिकर कहाँ चिपका दिया, रमेश में। ब्लड खाली चेंज कर दिया। हुआ क्या, सुनील कुमार को हो गया कैंसर, दिखा दिया कि तुमको कैंसर है। अब डॉक्टर क्या करेगा बताइए, कैंसर का दवा देगा, है नहीं, कैंसर का दवा दे रहा है कि इसको कैंसर है। अब कैंसर का दवा चबा रहे हैं सुनील कुमार। कैंसर मतलब समझ रहे, कीड़ा मारने का दवा तो हार्ड होता है, पूरा हार्ड एंटीबायोटिक दे देगा। अब हार्ड का मतलब ऐसे बीमार हो जाएगा आदमी। और जिसको कैंसर है उसको बोला तुम नॉर्मल है जाओ, इसको नॉर्मल है कहाँ कुछ है जी, तो बोल ठीक है जाओ। तो ई भी मरेगा और ई भी मरेगा। गलती किसका है, डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर का क्या गलती है, उसको जो रिपोर्ट मिला, रिपोर्ट के आधार पर आप केस कर दीजिएगा डॉक्टर पर। नहीं कर सकते आप केस, कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसीलिए ध्यान दिएगा, ये जूनियर, अच्छा ये कौन करता है, ये डॉक्टर करता है नहीं, ये जूनियर स्टाफ करता है। जूनियर स्टाफ छोटा मोटा ट्रेनिंग है, बस लैब में रह रहा है, कुछ तो डिग्री भी नहीं किसी के पास नहीं, बस रहते रहते सीखा कि ऐसे टेस्टिंग करते, टेस्ट करके रिपोर्ट दे दिया। तो सोचिए एक छोटा सा अगर स्टाफ गलती कर दिया, उसके कारण क्या होगा, किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। अच्छा उसको बोल दीजिए कि तुमको कैंसर है, वो बेचारा मर मर के घुट घुट के जी रहा है, और बाद में जब दूसरे जगह जाएगा और पता करेगा, जब चेक करेगा और पता चलेगा है ही नहीं, तो क्या करेगा उस डॉक्टर का या उसका। बात समझ में आ रहा है, यही चीज़ यहाँ पे है कि जो एक अकाउंटेंट, अच्छा इसका मतलब है आप समझिए, उसको छोड़ दीजिए अभी तक, चलिए आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, अगर आपको इससे पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया है वो अगर गलत रिपोर्ट दे दिया, तो आप गलत है ना डिसीजन लेंगे। आपका काम थोड़ी पीछे चेक करना कि इसका जर्नल कैसे लिखा है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके दिया हो, वो कौन हमको दे दिया है, ये हमको बना के दिया ना जी। तो हम इसके काम के आधार पर ना निर्णय ले रहे हैं, तो अब ये गलत दे देगा तो हम डिसीजन भी गलत दे देंगे। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि अकाउंटिंग करने वाले स्टाफ को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ये जो बंदा है जो यहाँ पे खाली रिसर्च मतलब ब्लड टेस्ट कर रहा है, उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए कि कम, ज़्यादा। अगर ये गलती किया तो पूरा सत्यानाश कर देगा। उसी तरह से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बंदा है उसका एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर वो गलत रिपोर्ट दे दिया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो गलत हो गई, क्योंकि उसके आधार पर ये डिसीजन ले रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जो बंदा आप लाते हैं वो एक्सपर्ट लाइए। अच्छा ये भी सीए बोलेगा मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है, बुक कीपिंग गलत दिया, हम उसके आधार पर खाता बनाए, मेरा खाता में कहीं गलत हो तो फांसी पर लटका दो। अब बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है, छोटा मोटा अकाउंटेंट करता है। अब बताइए गलत लिख दिया तो गलत बना दिया। इसका मतलब है कि जूनियर स्टाफ में भी अगर नौकरी आपका हो रहा है ना भैया, जिसको 12,000 का सैलरी मिल रहा है, उसको कितना एक्सपर्ट होने की जरूरत है ये सोचिए। इसलिए आप भी इस चीज़ को समझिए कि अगर कहीं भी हमको अकाउंटिंग का जॉब मिलेगा तो पूरा ठोक ठाठा के देख लेगा कि बंदा में दम है, ये गड़बड़ा देगा। क्योंकि आपकी एक गलती के कारण उस कंपनी का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या जिम्मेवारी छोटी है या बड़ी है, इसलिए देखिएगा जो एमबीए करके बैठा हुआ है वो टेंशन में जीता है। मैनेजमेंट वाला बंदा जहाँ भी नौकरी कर रहा है ना एकदम पगला जाता है, बोलता है कि मेरे मेरे सर पर कंपनी का किस्मत है, एक डिसीजन गलत लेंगे कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और उसको वो उसके बाद जब वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मेरे एक फैसले के कारण अगर कोई कंपनी 5,000 करोड़ रुपये लगा दिया और अगर हमारा फैसला गलत हो गया तो कंपनी मेरे साथ क्या करेगा सोच सकता हूँ। तो फैसला इतना आसान होगा। इसलिए एमबीए वाले को 2 लाख देता है बैठा के, बोलता है इसी के कमरे में बैठो और खाली तुम डिसाइड करो। बात समझ के बैठ के बस अपना आराम से बैठो और डिसाइड करो। 2 लाख 3 लाख 5 लाख पेमेंट इसलिए तो दे रहा है कि आप टेंशन लो इस बात का कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। बात समझ गए। अगर हमको अपने बुद्धि रहता तो आपको पैसा क्यों देते, नहीं है तो आपसे हम सलाह ले रहे हैं और सलाह सही होना चाहिए। तो बताइए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा। अब हम लोग आपको टूल्स बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स और टेक्निक हैं जिसके ज़रिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। तो ये अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स है और टेक्निक है जिसके सपोर्ट से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे।